जी दोस्तों, मेरे साथ हैं शकील चौर साहब। आप पाकिस्तान के मायनाज थिंकर हैं, बड़ा क्रिटिकल थिंकर हैं और अपना एक हमेशा बड़ा प्रोडक्टिव व्यू रखते हैं, जिससे बहुत सारे लोग एग्री करते हैं, बहुत सारे नहीं एग्री करते। मैं भी बहुत चौर साहब से बाज़ औक़ात नहीं एग्री करता, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं एग्री करता, लेकिन आई एन्जॉय बिकॉज ही हैज़ अ रैशनल व्यू। चौर साहब, वक्त का बहुत शुक्रिया। Thank you, Chima Saab. Let's hope to have a civil and polite conversation. We can disagree without being disagreeable. Nothing wrong यस, with disagreement. It is a basic tenet of democracy. यस, यस। चौर साहब, कल डॉक्टर जयशंकर जो है वो एक जगह बात कर रहे थे। वो कह रहे थे पाकिस्तान जो है ये एक ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दी के हवाले से वो हमें याद करते हैं। चौर साहब, इंडिया क्यों पाकिस्तान को दहशतगर्दी पे लेबल करना चाहता है, जबकि दुनिया का कोई दूसरा मुल्क जो है वो तो नहीं कहता, इंडिया का वर्जन बाय नहीं करता। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी से मुतासर है। मतलब 1,000 लोग पाकिस्तान के अंदर शहीद हुए हैं पिछले साल, पिछले 5 सालों में 5,000 बंदे मारे गए हैं। और इंडिया की जो दोस्ती है वो तालिबान के साथ है इस वक्त। तो क्यों वो लेबल करना चाहते हैं, और वो क्यों जस्ट पाकिस्तान को टेररिज्म के लेंस से देखना चाहते हैं? आपको नहीं लगता कि इंडियन लीडरशिप फिक्स हो गई है एंड दे नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स खित्ते के अंदर? बल्कि कल एहसन इकबाल भी अमेरिका के अंदर कह रहे थे कि इंडिया की पेरिफेरी में बहुत सारे मुल्क हैं और उनको उनसे इंगेज करना चाहिए। क्या कहते हैं चौर साहब, क्यों इंडिया पाकिस्तान को लेबल करना चाहता है दहशतगर्दी ऑल द टाइम? चीमा साहब, मेरा ख्याल है कि हमें जो है ना थोड़ा सा इस पे रिफ्लेक्शन करनी चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन कह लें, इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि हम पे क्यों इल्ज़ामात ये लगते हैं। एंड इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री दैट हैज़ बीन मेकिंग दीज एलिगेशंस। आपको पता है कि हिलरी क्लिंटन ने इस्लामाबाद में बैठ के क्या कहा था? कि पाकिस्तान इज like a person who likes to have you know snakes in its backyard and thinks that they will only bite the neighbors. तो इसके अलावा आपको पता है कि एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, मेरे ख्याल 2010 की बात है, उन्होंने भी इस तरह की बात की थी कि पाकिस्तान विल नॉट बी अलाउड टू एक्सपोर्ट टेररिज्म। तो ये जो चीजें हैं, अब देखिए पाकिस्तान की कितनी, डॉन के मुताबिक 139 एंटिटीज एंड पर्सनैलिटीज बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर ऑन द यूएन टेरर लिस्ट। तो ये जो चीजें हैं, और हमारे यहाँ जो हाफिज सईद हैं, फिर मसूद अजहर हैं, वाई आर दे ऑन द यूएन डेजिग्नेटेड लिस्ट ऑफ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट? हमें सोचना चाहिए ना इस पे। और इसमें मेरा ख्याल है कि हमारा मफाद इसी में है कि हम थोड़ी सी सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, और अगर हमें भी कोई शिकायत है इंडिया से, वो इंडिया के साथ रेज करें। तो आई थिंक इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ सोल्यूशन। जैसा कि एक सोल्यूशन हमने 2021 में किया भी था जनरल बाजवा के दौर में, और वो ये कहते हैं कि हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पूछ के ये इनिशिएटिव लिया था, और वो एक मेरे ख्याल में गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अनफॉर्चुनेटली दैट वाज लॉस्ट। तो इस तरह का जो हल है आज भी हो सकता है मेरे ख्याल में, लेकिन वी हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। एक हम पोलेमिकल गेम इसको ना बनाएं, एक सेमेंटिक गेम ना बनाएं, एक वो क्या कहते हैं ना, स्कोर स्कोर करने की कोशिश ना करें। वी शुड रिफ्लेक्ट, वी शुड लुक इनवर्ड्स कि क्या हमारे खिलाफ शिकायत है, वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। तो फिर हम बैठे इंडिया के साथ, उनको बताएं कि जी हमारी ये शिकायत है, आपकी शिकायत क्या है, लेट अस हैव सम जॉइंट मैकेनिज्म। तो मेरा नहीं ख्याल कि दिस इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल। चोर साहब, आपने बिल्कुल बातें की। हिलरी क्लिंटन ने कहा था स्नेक इन द बैकयार्ड। ये बातें ऑब्वियसली दे आर मीनिंगफुल, लेकिन उसकी एक हिस्ट्री है। और ये स्नेक्स अमेरिका ने खुद तैयार किए थे विद द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड मैनी अदर कंट्रीज़। पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के लोग यूएन टेररिस्ट लिस्ट में हैं। मतलब आपने ये तो नहीं कोई कहा, आर्गूमेंट दिया कि पाकिस्तान के अंदर इतने दहशत गर्दी से जो लोग मारे जाते हैं, दुनिया पाकिस्तान की जो स्ट्रगल है अगेंस्ट टेररिज्म उसको अप्रिशिएट करती है। आपने इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया कि दुनिया का कौन सा दूसरा मुल्क है जो इंडिया की बात मानता है कि हाँ जी पाकिस्तान दहशत गर्दी कराता है। हालिया जो एक वाक़या हुआ उसके हवाले से भी तो मैं ये बात कर रहा हूँ। आप जितने भी रेफरेंस देते हैं, आपका क्योंकि ज़्यादातर ताल्लुक हिस्ट्री से है, तो आप हिस्टोरिकल रेफरेंस ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि आज क्या है और कल क्या होने वाला है।
तो इस सिचुएशन के अंदर डोंट यू थिंक कि इंडिया अकेला रह गया है? मिसाल के तौर पे इंडिया चाहता था कि आईएमएफ प्रोग्राम पाकिस्तान को ना मिले, या पाकिस्तान को मुख्तलिफ पोजीशंस में डालना चाहता है, लेकिन दुनिया के बाकी मुल्क तो इंडिया का साथ नहीं देते। और जो ये यूएन के रिलेटेड लोग टेररिस्ट लिस्ट के हवाले से बातें हैं, ये भी जारी बात है, एक पॉलिटिकल प्रेशर उस वक्त बिल्ड हुआ था, अमेरिका ने वो सारा किया, माहौल बनाया। वरना दुनिया में पाकिस्तान का रेफरेंस टेररिज्म तो नहीं है, दुनिया में पाकिस्तान का रेफरेंस तो पीस मेकर है। तो हम पीस मेकर वाले रेफरेंस को छोड़ के, तो इंडिया जिस रेफरेंस में पाकिस्तान को क्लब करना चाहता है, मतलब आपको लगता है कि इज दिस जस्टिफाइड? चीमा साहब ये देखिए ना कि कितने मुल्क हैं जो इतनी दफा एफएटीएफ लिस्ट पे गए हैं, पाकिस्तान क्यों गया उस पे, कितनी देर तक ग्रे लिस्ट में रहा। तो ये जो सारे मसाइल हैं, मतलब बजाय पॉइंट स्कोरिंग के हमें इसको ऑनेस्टली देखना चाहिए कि क्या वजह है कि इंडिया को ये शिकायत होती है और मुल्कों को भी होती है। अब ये जो है यूएन की क्या कोई अहमियत नहीं है कि उन्होंने मसूद अजहर को और हाफिज सईद को 139 एंटिटीज को टेरर लिस्ट पे रखा है। तो सोचना चाहिए ना हमें। वो किसी ने कहा था ना कि अगर आपको एक बंदा कहे ना कि तुम ड्रंक हो तो डोंट वरी, लेकिन अगर दो लोग ड्रंक कहें तो फिर थोड़ी देर के लिए घर में बैठ जाओ, जब तक सोबर ना हो जाओ बाहर ना निकलो। तो हमें खुद सोचना चाहिए कि भाई हमें क्यों ये मसाइल दरपेश हैं, आज हम टेररिज्म का शिकार क्यों बन गए हैं। हमारे एक मेजर जनरल थे जो गवर्नर भी रहे, इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे, नसीरुल्लाह बाबर, वो कहते थे ये तालिबान मेरे बच्चे हैं। तो हमने क्यों ऐसे लोगों को बच्चे बनाया। दुनिया में चौर साहब, अगर इस पे मैं थोड़ा आपका कमेंट लेना चाहूँ, दुनिया में जहाँ पे भी ऐसे इलाके हैं जिनके ऊपर किसी मुल्क ने कब्जा किया हुआ है, वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल्स चली हैं, लिबरेशन मूवमेंट चली हैं। आप क्या क्या देखते हैं कि क्या इन लिबरेशन मूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, या के माजी में थी, या के वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर एंड वन मैन्स फ्रीडम फाइटर इज अनदर मैन्स टेररिस्ट? क्योंकि आज तक तो यूनाइटेड नेशंस भी कोई एग्रीड अपॉन डेफिनेशन टेररिज्म की नहीं निकाल सकी। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कहीं पे लोग बैठ के फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं एंड दे हैव अ जेन्युइन केस एंड द टेरिटरी इज डिस्प्यूटेड कंसीडर्ड बाय मेनी इन द वर्ल्ड, मिसाल के तौर पे कश्मीर के अंदर जो कश्मीर की टेरिटरी है, इट इज कंसीडर्ड डिस्प्यूटेड, और वहां पे लोग फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व होते हैं, तो डू यू थिंक, और वो एक वक्त में रहते हैं और फिर कुछ अरसे बाद उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर एंड ऑल दैट उन लोगों को कर दिया, फ्रेम कर दिया जाता है टेररिज्म में? डोंट यू थिंक ये इस तरह की चीज़ है? जैसे मिसाल के तौर पे हमास के बारे में देख लें। अब हमास जो है, जो कुछ वहां पे इसराइल कर रहा है, हमास वहां पे लोग अगर स्ट्रगल करते हैं तो आप उसको टेररिज्म कहेंगे या फ्रीडम स्ट्रगल कहेंगे? मतलब ये तो एक लेबलिंग है, जैसे मर्जी कर ली जाए। क्या कहेंगे आप इस पे चौर साहब? चीमा साहब, हमास को अगर हम फिलहाल एक तरफ रखें और कश्मीर पे फोकस कर लें, तो कश्मीर में जो है कितने लोग पाकिस्तान से जाते थे, वो वहाँ क्या करते रहे, और खुद कश्मीर के कुछ लोगों ने, बिट्टा कराटे पे आप जाइए, इस पे देखिए यूट्यूब पे, बिट्टा कराटे कौन था और वो क्या करता था। वो एक दफा पकड़ा गया, अब मेरे ख्याल अब भी वो गिरफ्तार ही है, बीच में वो को रिहा भी हो गया था, क्या हुआ था या भाग गया था। तो उससे पूछा गया कि आप कैसे लोगों को मारते थे। उसने कहा जी मुझे ऊपर से हुक्म मिलता था तो मैं मार देता था। उसने कहा अगर आपको ये हुक्म मिलता कि अपनी माँ को मार दो, तो उसने कहा मैं माँ को भी मार देता। तो सर ये हमें सोचना चाहिए ना कि 1989 में ये मूवमेंट शुरू हुई, कितने साल हो गए हैं, 36-37 साल हो गए हैं। वाई हैज दिस मूवमेंट नॉट प्रोड्यूस्ड एनी रिजल्ट, और इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं है। और देखिए आप कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, तो सर इस तरह तो जूनागढ़ भी है। और इंडिया जो है, आज इंडिया में बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं पंडित नेहरू को कि आप यूएन में ये मसला क्यों लेके गए, जबकि हमारी फौजें वहां पहुंच गई थी और जो वो थे ट्राइबल इन्वेडर्स, जो थे ट्राइबल रेडर्स, वो वहां से दौड़ लगा रहे थे, तो आपको जरूरत क्या थी यूएन में जाने की। और पाकिस्तान जो है जूनागढ़ का केस लेके गया, तो फिर जूनागढ़ भी मुतनाज़ा इलाका है। और पाकिस्तान ने उस वक्त जो जवाब दिया था इंडिया को, जब जूनागढ़ की एक्सेशन पे इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया, वो ऑब्जेक्शन क्या था कि रूलर को हक हासिल है, वो जिधर चाहे चला जाए। उस लिहाज से तो फिर पाकिस्तान को जूनागढ़ का केस लड़ना चाहिए,
यूएन में भी उठाना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पे उठाना चाहिए कि जूनागढ़ हमारा इलाका है, हमें वापस किया जाए। मैं कश्मीर तो के सर महाराजा वो ने, सर जैसे पाकिस्तान आप की लॉजिक, पाकिस्तान, मेरी सुन लेना प्लीज, लेट मी फिनिश, कि महाराजा कश्मीर ने इंडिया के साथ एक्सेशन किया, और किन हालात में किया वो भी आपको पता है, ट्राइबल इन्वेजन करवाया गया, और महाराजा जो हक में नहीं था, he did not want to join either India or Pakistan, he wanted to मुझे एक remain बात बताएं, independent। आज मुझे कश्मीरी खत्म कर लेने देना एक मिनट। तो उस उन सर सर हालात में, आउटडेटेड रेफरेंस दे रहे हैं ना आप जी, क्या, कौन सा रेफरेंस? आउटडेटेड रेफरेंस दे रहे हैं आउटडेटेड, मतलब। नथिंग, नथिंग इज मैं आउटडेटेड, हिस्ट्री इज नॉट बोले आउटडेटेड। बोले बोले आप बोले बोले। हाँ, मेरी गुजारिश सुन लेना, वी शुड लिसन टू ईच अदर। देखिए उन हालात में हिज हैंड वॉज फोर्स्ड, और ये एक पाकिस्तानी ओपिनियन लीडर, जिनका मैंने शायद पहले भी आपको रेफरेंस दिया है, कर्नल सिकंदर बलोच, जो नवाए वक्त में लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ी वजह कश्मीर के एक्सेशन की ट्राइबल इन्वेजन था, और भी वजूहत थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये थी। हमें सब थोड़ा सा क्रिटिकली, सेल्फ क्रिटिकली देखना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसी कश्मीर पे क्या रही, और उस पे हम अपने ही अवाम को कब तक सजा देते रहेंगे, कब तक उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखेंगे। इस पे ऑनेस्ट डिबेट करें, पाकिस्तान के अंदर मीडिया में करें, और लेट एवरीबडी स्पीक ऑन दिस इशू, कि भाई हमने क्या गलतियां की और हम क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। 79 ईयर्स हो गए हैं, इनफ इज इनफ, छोड़ दें इसको, इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला। मैं मैं चौधरी साहब जो बात आपसे कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया का साथ इस वक्त दुनिया के और मुल्क क्यों नहीं दे रहे। पाकिस्तान को जो इंडिया लेबल करना चाहता है, इंडिया इस लेबलिंग में, मैं अब और उस बहस में नहीं जाना चाहता, इंडिया इस लेबलिंग में अकेला क्यों है। बिकॉज इंडिया इज अफेक्टेड पार्टी। अब देखिए इंडियंस क्या कहते हैं, इंडियन ये कहेंगे कि जी देखें, हमने बालाकोट पे जब स्ट्राइक की, कितने मुल्कों ने हमें कंडेम किया कि आपने एक्ट ऑफ एग्रेशन किया है। हमने जब भावलपुर पे अटैक किया, कितने मुल्कों ने हमें कंडेम किया कि तुमने एग्रेशन की है। तो इससे कुछ नहीं निकलने वाला कि कौन सा मुल्क किसके साथ है। हमें सर ऑनेस्टली अपनी पॉलिसीज का जायजा लेना चाहिए, मैं कहता हूँ अपने ठीक ही हो गया। लोगों के साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, 5, 7, 10, 20, उनके साथ बैठ के बात कीजिए, टीवी पे नशर कीजिए, आम लोगों से पूछ लीजिए कि भाई वो क्या चाहते हैं। लेट मैं लेट दिस इशू बी सेटल्ड वंस एंड फॉर ऑल। मैं चौथ साहब, वो आपकी बात सही है, ये सिर्फ हमने तो नहीं सेटल करना ना अकेले, उन्होंने भी तो सेटल करना है ना इस चीज़ को। लेकिन चौथ साहब, सवाल सिंपल सा ये पैदा होता है कि उन्होंने कहा जी कि कितने मुल्कों ने कहा, चाइना है, तुर्की है, आज़रबाईजान है, खुल खिला के दुनिया ने हमारा साथ दिया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ट्रंप ने कहा दिस इज शेमफुल जो इंडिया ने किया है, जो इंडिया ने किया है, उसने उसने कहा था दिस इज शेमफुल। द मोमेंट ट्रंप को पता चला कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया है, सुनिएगा बात, आप जाके भी रिकॉर्ड निकाल लें, ट्रंप ने कहा दिस इज शेमफुल। एक बात। दूसरी बात, मुझे ये बताएं कि अगर दुनिया खामोश रही है, आप कह रहे हैं ना दुनिया खामोश रही है पाकिस्तान के ऊपर हमले पे, ठीक है, तो दुनिया फॉर अ मोमेंट अगर एक ऐसी अप्रोच लेना चाहती थी जिसमें वो कहना चाह रहे थे ठीक है हम किसी के साथ भी नहीं है, जो विनर निकलेगा, जो प्रिवेल करेगा उसको हम देख लेंगे, यही कहना चाहते हैं ना आप, ठीक है, यही दुनिया देखना चाहती थी, दुनिया ने वो भी देख लिया। बट द क्वेश्चन इज कि दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है और इंडिया को इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है। आपको नहीं लगता चौधरी साहब, इंडिया सिर्फ और सिर्फ सियासी फ़ायदा उठा रहा है इसमें। नरेंद्र मोदी साहब, देखें दो चीज़ें हैं, इंडिया के अंदर ये कहा जाता है कि द थ्रेट इज, पाकिस्तान इज नॉट अ थ्रेट टू द इंडियन पीपल और द इंडियन स्टेट, पाकिस्तान इज अ थ्रेट टू द बीजेपी। जो बीजेपी जिस अंदाज से थ्रेट को देखती है, उस अंदाज से इंडिया को दिखाया जाता है कि थ्रेट ये है। तो जो बीजेपी जब इलेक्शन हारने लगती है तो वो थ्रेट पैदा करती है, थ्रेट प्रोड्यूस करती है, थ्रेट को सस्टेन करती है ताकि हालात ऐसे हों। तो चोर साहब, आपको नहीं लगता कि ये सारा तो फिर इलेक्शन का गोरख धंधा है। बाकी तो दुनिया बैठ के देख रही है, उनका नैरेटिव तो कोई दुनिया बाय नहीं किया किसी ने। चीमा साहब, अगेन एंड अगेन आई थिंक वी आर डिस्कसिंग अ नॉन इशू कि जी दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या चोर नहीं साहब, ये सोचती। इंपॉर्टेंट मसला है। गुजारिश सुन लेना मेरी मेरी लेट मी फिनिश। देखिए हमने ना ये मफरूजे कुछ घड़ लिए हैं कि जी वो बीजेपी की ये चाहती है, फलां ये चाहता है। अब बीजेपी जी, जब तक बीजेपी है, जब तक जी नरेंद्र मोदी हैं, उस वक्त तक अमन नहीं हो सकता। भाई मैंने कई लोगों से ये पूछा, आपसे भी पूछता हूँ
क्या नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने से पहले दूध और शहद की नहरें बह रही थी पाकिस्तान में, जो उन्होंने अचानक बंद कर दी? अब सुन लेना प्लीज, लेट मी फिनिश। मैं तो तो बोल ही ये जो दिया। आर्ग्यूमेंट है ना, ये आर्ग्यूमेंट टोटली बोगस है। और देखिए, लाहौर आए थे ना वो, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की कितनी मिन्नतें करते रहे कि आप आए, देखें, आके अपना गांव देखें, इधर आए। वो नहीं आए, लेकिन वो एक रिस्क लेके, उनके अपने अपने जो हैं एडवाइजर्स कह लें, एसोसिएट, उनकी एडवाइस के अगेंस्ट वो लाहौर आए कि जी आपका जो है ना कंस्टिट्यूएंसी को ये बात पसंद नहीं आएगी। ही केम टू लाहौर। व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स? उन्होंने अपनी स्वेरिंग इन पे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बुलाया टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। तो सर ये हमें एक एक नई बिगिनिंग जो है, इट इज नेवर टू लेट, अब करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारी इस पॉलिसी ने हमें क्या दिया है, क्या नहीं दिया। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए ऑनेस्ट तरीके से, मुनाजराबाजी में नहीं। तो मुनाजराबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा सर। 79 ईयर्स हो गए हैं, देखिए हमने क्या कीमत दी है। आज हमारे 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 40% बच्चे हमारे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, मोस्ट ऑफ अवर पीपल आर लिविंग इन पॉवर्टी, और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे 79 ईयर से। आज मैं कहता देखिए, हूँ क्या साहब, क्या हमने ये मुल्क साथ दुश्मनी निभाने के लिए बनाया था, या आवाम को अच्छी जिंदगी देने के लिए बनाया था, उनको मैं कहता एजुकेशन हूँ देने के लिए बनाया था, या आई एग्री। उनको हेल्थ केयर देने के लिए बनाया था? हमने सारी तवानाइयां अपनी लड़ाई झगड़े में सर्व कर दी हैं, ब्लड फ्यूड बना दिया इसको। मैं कहता हूँ चौर साहब, आप सही कह रहे हैं कि ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया था, लेकिन सवाल ये है कि समटाइम नेशंस आर केप्ट इन एन एनवायरनमेंट। मजबूरी बन जाती है, हालात वाकयात हो जाते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल हम तो चलो और पोजीशन में हैं, इंडिया के अंदर क्यों नहीं है? वहाँ पे भी हालात इसी तरह ही हैं। मुझे बताएं, वहाँ पे कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? वहाँ पे कौन सा वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जो हम बहुत पीछे रह गए हैं? उन्होंने तो मार्शल लॉ भी नहीं देखे, उन्होंने तो डिक्टेटर भी नहीं देखे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा हुआ। तो वो क्यों पीछे रह गए हैं? उनकी क्या आज दुनिया में पोजीशन है? एक अमेरिका का फ़ोन आता है, और भाईजान तुसा रशिया से तेल नहीं लेना, तो 1.4 बिलियन का मुल्क जो है वो तेल नहीं लेता। तो हमारे और उनमें क्या फ़र्क है? वो इंडिया के पंजाब का वज़ीर आला कहता है हम चले थे विश्व गुरु बनने, हम विश्व चेले बन गए हैं। तो द पॉइंट इज़ कि हम तो चलो ठीक है, हमारी तो पोजीशन है ही कमज़ोर ना, हमें तो ऐसे नहीं हो। मैं आपसे 200% इत्तेफाक करता हूँ। ये जो स्टंटेड ग्रोथ और ये जो मसले हैं, ये दिस इज़ अ सीरियस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है ये। और ये तो हमें अभी पता नहीं ना चल रहा, ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहरहाल सवाल ये है, आप क्या एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को? कि आप ये एडवाइस करते हैं कि जो इंडिया कह रहा है मान लें, या कि आप ये एडवाइस करते हैं कि इंडिया जो है उसको इस नैरेटिव से कुछ नहीं मिलना, और जितनी जल्दी पाकिस्तान से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करेगा, उतनी जल्दी इंडिया के लोगों की भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी? चीमा साहब, आपने कहा कि हमारे जो हालात हैं वही इंडिया के भी हैं, ऐसी बात नहीं है। आप किसी भी फील्ड को उठा के देख लीजिए, एजुकेशन को देख लीजिए, क्या इंडिया और पाकिस्तान एजुकेशन में, साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में एक लेवल पे हैं? क्या हम टेक्नोलॉजिकली एक लेवल पे हैं? क्या हमारा लिटरेसी रेट उतना ही अच्छा है जितना इंडिया का है? वहां पे सर 13 करोड़ बच्चों को मिड डे मील स्कीम में न्यूट्रिशियस फूड दी जाती है हर रोज। क्या आप दे पा रहे हैं? तो सर ये जो है ना चीज, और कितने लोगों को, यूएन के फिगर्स देख लीजिए कि उन्होंने पिछले 20 साल में या 15 साल में कितने लोगों को गुर्बत से निकाला है। आपने कितने लोगों को गुर्बत से निकाला है? हमारे यहाँ तो हालात बद से बदतर हो रहे हैं। डॉक्टर इशरत जैसा बंदा ये कह रहा है कि एलीट कैप्चर हो चुका है स्टेट के रिसोर्सेज का, सोसाइटी के रिसोर्सेज का। तो सर हमें थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी चाहिए कि हम किन हालात को पहुंचे हुए हैं, और हम अपने अवाम की हालत कैसे बेहतर बना सकते हैं, ना कि सिर्फ रूलिंग एलीट की ये जो है ना डिस्कोर्स, इट शुड नॉट रिमेन कन्फाइंड टू द रूलिंग एलीट या चंद जो है दानश्वर हैं। इसको अवाम तक लेके जाएं, नेशनल मीडिया पे लेके जाएं। जो आज हम बात यहां कर रहे हैं, व्हाई कांट इट टेक प्लेस ऑन नेशनल टीवी? लेट द पीपल डिसाइड कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, और हमारी क्या गलतियां हैं, इंडिया की क्या गलतियां हैं। So let there be an open debate, genuinely free debate. बिल्कुल ठीक है। That is the solution. अभी अभी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आई एग्री विद यू। मैं आपकी सारी बातें जो हैं उनमें वो जो हैं इरेशनल नहीं होती, बहुत सारी 90% रैशनल होती हैं। चौर साहब, चौर साहब मुझे ये बताएं, जो इन्होंने अभी इंडिया ने कोशिश कर रहे हैं, वो दोबारा वीडियोस निकाल रहे हैं, वो मैंने आपको एक वीडियो भेजी है, वो कह रहे हैं जी बावलपुर में जो है ना पता नहीं जैश ए मोहम्मद नए मदरसे बना रही है। तो ये क्या
ये चीज़ें फिक्स हो गई हुई हैं ना, वो उधर ही पाकिस्तान के ऊपर बैठे हुए हैं कि जी वो पाकिस्तान मदरसे बना रहा है उधर, वो देखें जी जहाँ पे हमने पहले हमला किया था उधर मदरसे फिर तैयार हो रहे हैं, मस्जिदें तैयार हो रही हैं, और ये लोगों को देते हैं कोई पैसे पूसे, जाएं वहाँ पे वीडियो बना दें। ये सुनने में आया कि इन्होंने कुछ जैश के जी भावलपुर में नए बना दिए हैं। तो डोंट यू थिंक दे वांट टू लुक पाकिस्तान फ्रॉम दिस लेंस? मतलब अगर पाकिस्तान के अंदर वो जहाँ पे कोई, ये पता नहीं कौन सी मस्जिद का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको भेजा है, ये इंडियन मीडिया में उसको हाईलाइट किया जा रहा है कि देखें जनाब ये जैश मोहम्मद की मस्जिदें बन गई हैं जिनको हमने गिराया था। द क्वेश्चन इज़ कि इट मीन्स कि वो खुद ही फैसला कर लेते हैं, ये जैश मोहम्मद है, वो खुद ही फैसला कर लेते हैं हमने मस्जिदें गिराई हैं, तबाह की। अब वो तो डोंट यू थिंक कि ये बस फोकस पाकिस्तान पे इसी लेंस में रखना चाहते हैं ताकि वेस्टर्न दुनिया पाकिस्तान को इसी लेंस में देखता रहे? क्या कहेंगे आप? चीमा साहब, आपने पहले तो ये कहा था ना कि बस कंट्रीज फंस जाते हैं, यूं हो जाता है, वो हो जाता है। सर, उसका भी ना आपको एक डिस्पैशनेट और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप कहीं किसी ने आपको फंसाया या आप खुद फंसे। और हमारे एक स्कॉलर हैं हुसैन हक्कानी साहब, जो हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ जिन्होंने काम किया, और वो एम्बेसडर रहे श्रीलंका में, फिर अमेरिका में भी रहे। उनकी ये किताब है सर, आई होप यू हैव सीन दिस बुक। इसको प्लीज पढ़िएगा, पाकिस्तान बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री। तो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, और बहुत सारी चीजें जो है ना आपको समझ आएंगी। तो असल मसला यही है सर कि हमें जो है एक एक इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी। एक ग्रुप बना लें 50 लोगों का, 100 लोगों का, मुख्तलिफ शोबों के जो माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इकानमी के, फॉरेन पॉलिसी के, स्ट्रेटजी के, हेल्थ केयर के। उनसे पूछ लें कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसमें इन्वॉल्व करें, टेलीविजन को इन्वॉल्व करें, अपने मीडिया को इन्वॉल्व करें, अखबारात को करें। लेट देयर बी अ डिबेट, ताकि ये मसला खत्म हो। हम एक दूसरे के साथ मुनाजराबाजी ना करें, जी उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। असल जो सोल्यूशन है ना, दैट लाइज विद इन अस। हमें देखना पड़ेगा कि भाई क्या खराबी है, हमसे क्या गलतियां हुई। ऑनेस्ट असेसमेंट करें। पीपल मेक मिस्टेक्स, कंट्रीज मेक मिस्टेक्स, बट देयर शुड बी कोर्स करेक्शन। और हमें अवाम का सोचना चाहिए कि अवाम का फायदा किसमें है। तो मेरा ख्याल है हल निकल आएगा, हल निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। चलें देखते हैं चौर साहब ये हल अब कैसे निकलना है, क्योंकि आप ये फरमा रहे हैं कि कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है। इंडिया हमें मौका नहीं दे रहा। इंडिया कहता है नहीं, पाकिस्तान को लेबल करना है, बस इसी चीज़ के अंदर लेबल करना है, इससे बियॉन्ड लेबल नहीं हम देख ही नहीं सकते पाकिस्तान को। और अब तो वो बांग्लादेश को भी उन्होंने टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म के एंगल से देखना शुरू कर दिया। कल जयशंकर साहब एक जगह कह रहे थे कि जनाब एक वक्त हुआ करता था ढाका में, जो हमारी वो दहशतगर्द और एक्सट्रीमिज़म थे, वो कई लोग इंडिया के अंदर और रीजन में ये भी कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी साहब की और इंडिया की मर्ज़ी की हुकूमत ना हो रीजन के अंदर, तो वो उसको फिर टेररिज्म एक्सट्रीमिज़म ही कह देते हैं। कल जयशंकर साहब एक इंटरव्यू में कह रहे थे परसों कि जनाब अब जब हसीना वाजिद वहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने बांग्लादेश को डिक्लेयर कर दिया कि ये तो वहाँ पे एक्सट्रीमिज़म है, क्योंकि वहाँ पे तारिक साहब आ गए हुए हैं। तो बहरहाल चौर साहब आपकी मर्ज़ी है इस सेंस में, क्योंकि आपको लगता नहीं है कि इंडिया एक हेजमोनिक पावर भी है, वो अपने आप वो चाहती है, वो डिक्टेट करना चाहती है? और डोंट यू बाय दिस थेरी उनकी जो है ये वाली? चीमा साहब, ये जो हेजमोनिक एम्बिशंस और हेजमनी की जो बात है ना, दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। वो मुल्क जो आपको पसंद नहीं होता, उसके साथ आपके अगर ताल्लुकात हों तो आप कहते हैं जी उसकी हेजेमनी हो गई। और अगर आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर आप हेजेमनी का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते, फिर आप दोस्ती कहते हैं, उसको एमिटी कहते हैं। दूसरी जहाँ तक ये बात है कि इंडिया हर कीमत पे लेबल करना चाहता है पाकिस्तान को, तो सर व्हाट डज इंडिया गेन बाय दैट? इंडिया का फोकस तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है कि एक्सपोर्ट्स को हम आगे लेके जाएं, आईटी को आगे लेके जाएं। उनको क्या हासिल होता है खामखा में कि वो लेबल करें? अगर बीजेपी ये कर रही होती ना सिर्फ, तो मैं मान लेता आपकी बात, वजन है जी, बीजेपी तो एंटी पाकिस्तान है, एंटी मुस्लिम है, ये भी है, वो भी है। भाई उससे पहले भी तो यही था ना, 79 ईयर से यही चल रहा है। आज में बीजेपी जो है बहुत बुरी लगती है, कांग्रेस बड़ी अच्छी लगती है। हमारे लोग कहते हैं जी ये गांधी का इंडिया नहीं है, ये नेहरू का इंडिया नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई उस गांधी के इंडिया को, नेहरू के इंडिया को आपने कब क्रेडिट दिया था? उनसे अगर आपने अच्छे ताल्लुकात बना लिए होते तो नरेंद्र मोदी इन ताल्लुकात को खराब नहीं कर सकता था। ही तो डजंट चौर साहब गेन, एक ही बात डजंट बताएं,
सर मेरी बात सुन मुझे लेना, वो बताएं, मुझे लेट बात मी बताएं। फिनिश, लेट मी नहीं फिनिश, नहीं नहीं, दो आपने फिक्रे जो बात की है मैं उसका आर्गुमेंट देने लगा हूं आपको। जी। आपने कहा अगर नेहरू से अच्छे होते तो मोदी से भी अच्छे होते। चौधरी साहब, बांग्लादेश तो पूरी जिंदगी इंडिया के आगे लेटा रहा है। आज वो क्या ट्रीट कर रहे हैं उनको, जिनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जिन बंगला आपको मैंने एक बड़ा हिस्टोरिकल एग्जांपल दे दिया, मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब दें। बांग्लादेश पूरी जिंदगी इंडिया के आगे लेटा रहा है, अभी भी लेटा हुआ था। जब से ही उन्होंने वहां पे हसीना को निकाला, अभी हसीना को उन्होंने अपने घर में बना बिठा के रखा हुआ है। वो हुकूमत कह रही है मैंने अपना वजीर आजम नहीं भेजना, मेरी मेरी कन्विक्टेड मर्डरर एक्स प्राइम मिनिस्टर को वापस भेजो, वो ये कह रहे हैं। और यूनस के साथ जो इन्होंने किया और अभी तारक के साथ जो कर रहे हैं, वो तो सारी जिंदगी लेटे रहे हैं उनके आगे। चोर साहब तुसी समझते नहीं या समझना नहीं चाहते? चीमा साहब आप मुझे बात करने नहीं देते, बीच में इंटरप्ट कर देते हैं, और आप इस लहजे में क्यों बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर। मैं भी चोर देखिए, साहब हासी में बंगला, हूं, मैं भी तो होते हाँ, नहीं दिया। गुजारिश सुन लेना, आप जज्बाती हो गए थे। अच्छा, मसला मैं ये है कि बांग्लादेश का जो मसला है ना, वो एक अलग मसला है, उस पे हम किसी वक्त फिर कर लेंगे, अच्छा, बिकॉज यू कैन नॉट डिस्कस 10 इश्यूज इन वन सिटिंग, इन अ शॉर्ट सिटिंग। मैंने तो तो बांग्लादेश के, सर मेरी गुजारिश सुन लेना, कि बांग्लादेश आप कहते हैं कि जी वो लेट गया था, क्या खालदा जिया के दौर में भी लेटा हुआ था, उससे पहले भी लेटा हुआ था। और देखिए, जब इंडिया ने वो नक्शा लगाया था पार्लियामेंट में, इंडिया की बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भी उस पर एतराज किया था, पाकिस्तान ने भी एतराज किया था, ठीक है। और आपको पता है कि जब एग्रीमेंट हुआ है इनका 2015 में, लैंड एग्रीमेंट, जो बॉर्डर डिस्प्यूट था इनका, और उसमें बांग्लादेश को अच्छी खासी जमीन मिली, 10,000 एकड़ या इस तरह से कुछ। वो भी एक अच्छी अच्छी मिसाल है मेरे ख्याल में कि आपने पुरअमन तरीके से उस मसले को रिजॉल्व किया। और छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन हमें फोकस ये करना है इंडिया पाकिस्तान पे। हम 10 इश्यूज को इसमें डिस्कस नहीं कर सकते। मुझे ये बताइए कि इंडिया को खामखा लेबलिंग करने से, पाकिस्तान को लेबल करने से हासिल क्या होता है? इस गवर्नमेंट को क्या हासिल होता है? पिछली को क्या होता है? अगर ये कर रही होती ना, आपकी बात में बहुत वजन होता। पिछले भी यही करते रहे हैं, और हमारे लोग मानते भी हैं कि हाँ यार पहले हमारी पॉलिसी थी इस तरह की, अब नहीं है, अब हम पीछे हट गए हैं, अब ये हो गया है, अब वो हो गया है। तो लेट्स डिस्कस दीज थिंग्स इन ऑनेस्ट वे। हमें कुछ हासिल नहीं होगा अगर हम मुनाजराबाजी करेंगे। हमें ऑनेस्टी के साथ डिस्कस करना चाहिए कि वे डिड वी गो रॉन्ग, वे डिड वी मेक मिस्टेक्स, और हमारा आगे का जो है अवाम का फायदा। और मेरा तो ख्याल है कि इलीट का भी फायदा उसी में है कि अगर अच्छे ताल्लुकात होंगे। इसलिए कि जब मुल्क में बेरोजगारी होगी, क्राइम होगा, तो इलीट भी सफर करती है। इलीट का भी फायदा इसी में है कि अच्छे ताल्लुकात हों, और जिससे इंडिया के अवाम को भी फायदा हो, पाकिस्तान के अवाम को भी फायदा हो। एग्री चौर साहब, आपसे मैं आई थैंक यू। कांट एग्री और कि चीज़ें जो हैं वो सबका फ़ायदा इसी में है, चीज़ें बेहतर हों। और आई विश कि दोनों साइड्स पे जो लीडर हैं वो थोड़ा मैग्नानिमिटी से सोचें। इन्हीं को मिठी गल मैं कर सकना और जी, इस बाद मैं थैंक नहीं यू, कर सकता। थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक यू चौर साहब, प्लेयर टॉकिंग टू यू ऑलवेज।